जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही शानदार कंपनी चल रही है, मतलब आपका बिजनेस मॉडल एकदम सेट है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और सब कुछ बिल्कुल एक तय योजना के अनुसार हो रहा है। लेकिन अचानक रातों रात आपके मुख्य प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाले कच्चे माल की कीमत मतलब सीधे 160% तक बढ़ जाए, तो अब क्या होगा? हाँ, ये तो किसी भी कारोबारी ढांचे को पूरी तरह से हिलाकर रख देने के लिए काफ़ी है। मतलब जब लागत इतनी तेज़ी से बढ़ती है ना, तो अच्छे-अच्छे स्थापित ब्रांड्स की नींव डगमगा जाती है। बिल्कुल। तो क्या ऐसे में कारखाने पर ताला लगा दिया जाएगा या फिर घबराहट में रातों रात ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट की कीमत दोगुनी कर दी जाएगी? देखिए, अक्सर ऐसी स्थिति में कंपनियां घबराकर या तो क्वालिटी गिरा देती हैं या फिर सारा का सारा वित्तीय बोझ सीधे ग्राहक के सिर पर डाल देती हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? बाजार में उनकी हिस्सेदारी का खिसकना। सही बात है। और यहीं से हमारे आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत होती है। आज हम वेकफिट के उल्लेखनीय सफर की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है कि कैसे ये कंपनी महज 9 वर्षों के भीतर सिर्फ एक गद्दा बेचने वाली कंपनी से 10,000 मिलियन रुपए से अधिक के रेवेन्यू वाली एक संपूर्ण होम और फर्निशिंग लाइफस्टाइल ब्रांड में तब्दील हो गई है। बहुत ही दिलचस्प ट्रांजिशन है ये। बिल्कुल। और मैं बता दूं कि आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण कंपनी के मई 2026 के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और उनकी अर्निंग कॉल के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि वेकफिट कैसे कच्चे माल की भारी महंगाई, जिसे हम एक आर्थिक सुनामी कह सकते हैं, उसके बावजूद अपने आक्रामक रिटेल विस्तार को संतुलित कर रहा है, और साथ ही भविष्य के नजरिए से शेयरधारकों के लिए इस रणनीति के क्या मायने हैं। तो चलिए इस रणनीति की परतों को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बड़े रणनीतिक बदलाव की बात करते हैं जो इस कंपनी की पूरी दिशा ही बदल रहा है। मतलब इनकी शुरुआत केवल गद्दों से हुई थी, है ना? जी बिल्कुल, एकदम स्लीप स्पेशलिस्ट के तौर पर। हाँ, लेकिन अब वेकफिट खुद को एक संपूर्ण वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर चुका है। अगर हम वित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों को देखें तो भारी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इनके फर्नीचर सेगमेंट में सालाना आधार पर लगभग 24% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। और इस 24% की वृद्धि के पीछे ना एक बहुत ही गहरी सोच है। अगर हम इस पूरे रणनीतिक बदलाव को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये केवल कुछ नए प्रोडक्ट जोड़ने की बात नहीं है। ये पूरा का पूरा खेल कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का है। अच्छा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, इसे ऐसे समझिए, एक सामान्य व्यक्ति कितनी बार गद्दा खरीदता है? शायद 7 से 10 साल में एक बार। अगर कोई ब्रांड केवल गद्दे बेचता है तो एक बार बिक्री होने के बाद वो ग्राहक अगले एक दशक के लिए उस ब्रांड के रडार से लगभग गायब हो जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल एक लंबे वनवास की तरह हो गया। मतलब अगर मैंने आज एक गद्दा ले लिया तो अगले 10 साल तक मुझे वेकफिट की वेबसाइट खोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सटीक कहा आपने। और आज के डिजिटल युग में किसी भी ब्रांड के लिए अपने ग्राहक को एक दशक तक भूल जाना बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी रणनीति में ये ढांचागत बदलाव किया। यहाँ तक कि कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी अपने आधिकारिक कारोबारी उद्देश्य के दस्तावेजों में भी कानूनी रूप से बदलाव करना पड़ा। वाह, मतलब कंपनी का कोर चार्टर ही बदल दिया। बिल्कुल, ताकि वे सिर्फ नींद से जुड़े उत्पादों से आगे बढ़कर संपूर्ण होम डेकोर और लाइफस्टाइल उत्पादों के विशाल बाजार को भी टारगेट कर सकें। अब सोचिए, जब होम डेकोर, फर्नीचर और लाइफस्टाइल उत्पाद भी बेचे जाने लगते हैं तो वही ग्राहक जो गद्दा ले गया था कुछ महीने बाद कुशन खरीदने आ सकता है, या फिर साल भर बाद एक डाइनिंग टेबल खरीदने वापस आ सकता है। एकदम सही। उनकी कस्टमर रिटेंशन साइकिल पूरी तरह से बदल जाती है। मुझे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना याद आ रही है। ये रणनीति बिल्कुल किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह लगती है मुझे। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक फिल्म देखने के लिए पूरे साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेता, है ना? उन्हें पूरी की पूरी लाइब्रेरी चाहिए होती है ताकि वे बार बार लौट कर आएं। ठीक वैसे ही जब कोई अपना बेडरूम सजा रहा है तो वो सिर्फ एक गद्दा क्यों लेगा? वो पूरा बेड, साइड टेबल, वार्डरोब सब कुछ एक ही जगह से लेना चाहेगा। हाँ, ये ओटीटी वाला उदाहरण स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देता है। इसके साथ ही ना, उपभोक्ता के व्यवहार में आए एक बड़े बदलाव को समझना भी बहुत जरूरी है। किस तरह का बदलाव? मतलब आज से 10 साल पहले अगर किसी को गद्दा या फर्नीचर लेना होता था तो वो बाजार की उस सड़क पर जाता था जहां फर्नीचर की 10 अलग-अलग दुकानें होती थीं। लेकिन आज ये खोज गली मोहल्ले से नहीं बल्कि गूगल या अमेज़न के सर्च बार से शुरू होती है। ये तो है, सबसे पहले लोग ऑनलाइन ही चेक करते हैं। और वेकफिट ने इस बदलते डिजिटल व्यवहार को बहुत जल्दी भांप लिया।
उन्होंने खुद को केवल एक स्लीप स्पेशलिस्ट के सीमित दायरे से निकालकर एक व्यापक होम डेस्टिनेशन बना लिया। इससे उनके दीर्घकालिक रेवेन्यू स्रोत बहुत ही स्थिर हो गए हैं। ये रणनीति कागज पर तो बहुत बेहतरीन लगती है, लेकिन असल चुनौती तब शुरू होती है जब आप इन भारी भरकम उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर मुझे इनके ओमनी चैनल रणनीति के आंकड़े बहुत हैरान करने वाले लगे। जी, उनके ओमनी चैनल आंकड़े वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। मैंने देखा कि कंपनी के स्वामित्व वाले जो चैनल हैं, यानी उनकी अपनी वेबसाइट और उनके द्वारा संचालित जो कोको स्टोर है, उन्होंने वित्त वर्ष 2026 के कुल रेवेन्यू में 67.2% का भारी भरकम योगदान दिया है। और यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साफ दर्शाता है कि डिजिटल दुनिया से शुरुआत करने वाली ये कंपनी अब जमीन पर अपनी पकड़ कितनी मजबूत कर चुकी है। मार्च 2026 के अंत तक कंपनी के पास 76 शहरों में 139 सक्रिय कोको स्टोर हो चुके थे। 139 कंपनी ओन स्टोर, और केवल इतना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके अलावा 536 छोटे बड़े शहरों में 1948 MBO यानी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स का एक विशाल नेटवर्क भी काम कर रहा है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मुझे इनकी बैलेंस शीट में एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। मैं सोच रही थी कि एक ऐसी कंपनी जिसका जन्म ही इंटरनेट पर हुआ हो, उसके लिए टियर 2 शहरों में इतने महंगे फिजिकल स्टोर्स खोलना क्या एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? जोखिम तो पहली नजर में लगता ही है। मेरा मतलब है, जमीन खरीदना या किराए पर लेना, बिजली का बिल, स्टोर का स्टाफ, ये सब तो उस डिजिटल डीएनए के एकदम विपरीत है ना, जहां सब कुछ बस एक सर्वर और एक सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस से चलता था। इतनी आक्रामक रिटेल विस्तार रणनीति तो पूंजी को पानी की तरह बहाने वाली बात हो गई। ये संदेह बहुत स्वाभाविक है और कई वित्तीय विश्लेषकों ने भी अर्निंग कॉल में से उठाया था। लेकिन इसका असली जवाब उनके एसेट लाइट मॉडल में छिपा है। ये जो सीओ स्टोर्स है ना, ये पारंपरिक फर्नीचर स्टोर्स की तरह बिल्कुल काम नहीं करते। एसेट लाइट, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। क्या इसका मतलब यह है कि वहां भारी भरकम इन्वेंट्री नहीं होती? एकदम सटीक। इसे ऐसे देखते हैं, अगर कोई पारंपरिक फर्नीचर स्टोर खोलता है तो उसे एक बहुत बड़ा शोरूम चाहिए होता है और उसके पीछे एक विशाल गोदाम। उसमें सैकड़ों गद्दे, दर्जनों सोफे और डाइनिंग टेबल रखे हों ताकि ग्राहक तुरंत सामान घर ले जा सकें। हाँ, और उसमें तो लाखों रुपए की इन्वेंट्री फंसी रहती है। बिल्कुल। लेकिन वेकफिट के कोको स्टोर्स में मुख्य रूप से केवल डिस्प्ले इन्वेंट्री होती है। मतलब ग्राहक स्टोर में आता है, सोफे पर बैठकर देखता है, गद्दे को छूकर महसूस करता है, लेकिन वो सामान को अपनी कार की छत पर बांधकर घर नहीं ले जाता। अच्छा, तो वो स्टोर सिर्फ एक एक्सपीरियंस सेंटर की तरह है। जी हाँ, पूरी तरह से। ऑर्डर वहीं स्टोर से डिजिटल तरीके से प्लेस हो जाता है और डिलीवरी सीधे कंपनी के किसी बड़े केंद्रीय वेयरहाउस से ग्राहक के घर होती है। इस वजह से स्टोर का आकार छोटा रखा जा सकता है, किराया कम होता है और बिना बिके माल का जोखिम लगभग शून्य हो जाता है। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है। और इसी कारण से ये स्टोर पारंपरिक भारी भरकम स्टोर्स की तुलना में बहुत जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट पर यानी मुनाफे में आ जाते हैं। ये तो हुई कोको स्टोर्स की बात, लेकिन जो एमबीओ नेटवर्क है, 1948 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, भारत के रिटेल बाजार में तो उधारी का बहुत बड़ा चलन है ना? बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल तो उधारी पर ही चलता है। वही तो, डिस्ट्रीब्यूटर माल ले जाते हैं और कहते हैं कि बिकने के बाद पैसा देंगे। तो क्या इतने बड़े नेटवर्क के साथ वेकफिट का पैसा बाजार में फंसा हुआ नहीं है? यहीं पर प्रबंधन की एक और चतुर रणनीति सामने आती है। इन 1948 एमबीओस के लिए उन्होंने पूरी तरह से कैश एंड कैरी मॉडल अपनाया है। मतलब कोई उधारी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। कोई क्रेडिट आधारित डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल नहीं है। मान लो और नकद पैसे दो। ये उनका बहुत सख्त नियम है और इससे कंपनी को दो बड़े फायदे होते हैं। कौन से दो फायदे? पहला तो ये कि उनका वर्किंग कैपिटल या नकद पैसा बाजार में नहीं फंसता, और दूसरा, इस मॉडल के जरिए वे बिना भारी पूंजी निवेश किए नए टियर 2 शहरों में अपनी मांग का आकलन कर सकते हैं। वे डेटा से देख सकते हैं कि किस शहर में कौन सा उत्पाद सबसे ज्यादा बिक रहा है। अच्छा, और फिर उसी डेटा के आधार पर वे वहां अपना पूरा कोको स्टोर खोलने का फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से पानी में पैर डालकर गहराई नापने जैसा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये टियर 2 शहरों में धड़ाधड़ नए स्टोर खोल रहे हैं, डिस्प्ले लगा रहे हैं और नया बाजार बना रहे हैं। लेकिन स्टोर खोलना एक बात है और उनमें रखा सामान बनाना दूसरी। सही कहा। असली चुनौती तो सप्लाई साइड पर होती है। हाँ, और यहीं हम वापस आते हैं उस 160% की वृद्धि वाले डरावने परिदृश्य पर जो हमने शुरुआत में बात की थी। मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे उद्योग को हिला दिया।
पॉलीऑल और टीडीआई जैसे प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में अचानक 30 से लेकर 160% तक का भारी उछाल आ गया। और चुनौती केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। इसी समय क्रूड तेल से जुड़ी अन्य सामग्री, उत्पादों की पैकेजिंग और यहां तक कि पूरे देश में माल भेजने की लॉजिस्टिक्स लागत भी बेतहाशा बढ़ गई। ये सच में एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति थी। 1 मिनट के लिए यहीं रोकें। ये पॉलीऑल और टीडीआई असल में है क्या? क्या ये गद्दे के अंदर लगने वाले कोई खास स्प्रिंग है या धागे? क्योंकि किसी भी कच्चे माल की कीमत में 160% की वृद्धि कोई आम बात तो नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पॉलीऑल और टीडीआई कोई स्प्रिंग या धागे नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हैं जिनका इस्तेमाल पॉलीयूरेथीन फोम बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, वही फोम जो उनके गद्दों और सोफों का मेन बेस है? बिल्कुल। और क्योंकि ये रसायन सीधे तौर पर पेट्रोकेमिकल या क्रूड ऑयल उद्योग से जुड़े होते हैं, इसलिए जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता आती है या सप्लाई चेन टूटती है, तो इनकी कीमतों में ऐसा बेतहाशा उछाल देखने को मिलता है। तो स्थिति ये है कि आपका मुख्य कच्चा माल रातों रात 160% महंगा हो गया है। प्रतिस्पर्धा इस बाजार में पहले ही बहुत ज्यादा है। कोई भी कंपनी इतनी बड़ी लागत वृद्धि का सीधा बोझ अपने ग्राहकों पर नहीं डाल सकती, वरना वे तुरंत किसी सस्ते विकल्प की तरफ चले जाएंगे, है ना? एकदम सही। सारा बोझ ग्राहकों पर डालना तो व्यावसायिक आत्महत्या करने जैसा होता। तो फिर वेकफिट ने इस भारी झटके को कैसे सहन किया? प्रबंधन ने इस 30 से 160% की महंगाई को संभालने के लिए एक बहुत ही सधी हुई बहुस्तरीय रणनीति अपनाई। सबसे पहला कदम था मूल्य निर्धारण, यानी प्राइसिंग। उन्होंने घबराहट में अचानक से कीमतें नहीं बढ़ाई। तो क्या किया उन्होंने? इसके बजाय मार्च के अंत और अप्रैल के महीनों में चरणबद्ध तरीके से, मतलब फेज्ड मैनर में, कीमतों में बहुत ही मामूली वृद्धि की गई। इसका मनोवैज्ञानिक लाभ यह हुआ कि ग्राहकों को एकदम से महंगाई का बड़ा झटका नहीं लगा। लेकिन अगर आप कीमत पूरी तरह नहीं बढ़ा रहे हैं, तो 160% की उस बढ़ी हुई लागत का नुकसान कहीं तो बैलेंस शीट में दर्ज हो रहा होगा ना? मार्जिन तो सिकुड़ ही गए होंगे। इसी नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने अपनी दूसरी और सबसे मजबूत ताकत का इस्तेमाल किया, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स और सप्लायर्स के साथ उनके ऐतिहासिक संबंध। वाकई मुश्किल वक्त में ये सप्लायर रिश्ते सच में काम आते हैं। इस मामले में तो बिल्कुल आए। देखिए, जब बाजार में पॉलीऑल और टीडीआई की भारी कमी थी और कीमतें आसमान छू रही थी, तब भी वेकफिट को उनके पुराने और विश्वस्त सप्लायर से कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति मिलती रही, जबकि कई छोटे खिलाड़ी तो माल न मिलने के कारण बाजार से ही बाहर हो गए। वाओ! और इसके साथ ही वेकफिट की डिजिटल जड़ें यहाँ उनके बहुत काम आई। डिजिटल जड़ें कैसे? क्या उन्होंने कोई खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया लागत कम करने के लिए? हाँ, उन्होंने लागत को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने वर्षों के डिजिटल डेटा का इस्तेमाल किया। उनके पास इस बात का सटीक प्रेडिक्टिव डेटा मौजूद है कि किस टियर 2 शहर के किस पिन कोड पर कौन सा गद्दा या डाइनिंग टेबल सबसे ज्यादा बिकने की संभावना है। अच्छा, तो इससे उन्हें डिलीवरी में मदद मिलती है? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि वो गलत वेयरहाउस में गलत इन्वेंट्री भेजकर लॉजिस्टिक्स का पैसा बर्बाद नहीं करते। इसी शानदार रूटिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन के जरिए उन्होंने लॉजिस्टिक्स में इतना पैसा बचाया कि कच्चे माल की महंगाई का असर उनके मुनाफे के मार्जिन पर बहुत ही कम पड़ा। ये सच में एक मास्टर क्लास है। मतलब डेटा का इस्तेमाल केवल मार्केटिंग के लिए नहीं, बल्कि ऑपरेशंस कॉस्ट बचाने के लिए भी कैसे किया जा सकता है। अब सर्वाइवल की इस लड़ाई से थोड़ा आगे बढ़कर भविष्य के विस्तार की बात करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि महंगाई के इस झटके से निपटना एक बात है, लेकिन भारत जैसे विशाल और असंगठित फर्नीचर बाजार में लंबी अवधि तक टिके रहने और हावी होने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। और पूंजी की उनके पास फिलहाल कोई कमी नहीं दिखती। अगर हम मार्च 2026 के आंकड़ों को देखें, तो कंपनी के पास 9,586 मिलियन रुपए का एक बहुत ही मजबूत इन्वेस्टेबल कैश रिजर्व मौजूद है। 9,586 मिलियन रुपए। मैं तो इस रकम को एक विशाल वॉर चेस्ट यानी युद्ध कोष की तरह देखती हूँ। भारी प्रतिस्पर्धा वाले इस रिटेल बाजार में लंबे समय तक टिके रहने और नए उत्पाद श्रेणियां लॉन्च करने के लिए ये कंपनी का सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन एक शेयरधारक या संभावित निवेशक के नजरिए से इस इतने बड़े नकद भंडार को किस तरह देखा जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक तिजोरी में रखा पैसा है बुरे वक्त के लिए? नहीं, निवेशकों को इसे केवल बुरे वक्त के लिए रखा गया सुरक्षा कवच बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये 9,586 मिलियन रुपए का रिजर्व दरअसल भविष्य के रेवेन्यू को कई गुना बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली इंजन है। वो कैसे? इस फंड का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर आक्रामक खुदरा विस्तार में लगाया जा रहा है, विशेषकर उन टियर 2 शहरों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और नए सीओसीओ स्टोर खड़ा करने के लिए, जिनके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी।
और मैंने उनके खर्चों में एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा देखा। वे अपने कुल रेवेन्यू का लगभग 7.3% हिस्सा सीधे मार्केटिंग और ब्रांड निर्माण पर खर्च कर रहे हैं। और ये 7.3% कोई सामान्य खर्च नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। अच्छा। इसे समझने के लिए हमें भारत के फर्नीचर बाजार की असली हकीकत को देखना होगा। आज भी भारत का लगभग 70 से 80% फर्नीचर बाजार पूरी तरह से असंगठित है। असंगठित से आपका मतलब है वही गली मोहल्ले के बढ़ई जो घर आकर लकड़ी का काम करते हैं, या फिर सड़क किनारे की वो छोटी छोटी दुकानें? बिल्कुल। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी अपना सोफा या बेड बनवाने के लिए स्थानीय बढ़ई पर ही भरोसा करता है। वेकफिट की असली प्रतिस्पर्धा केवल अन्य बड़े ई-कॉमर्स ब्रांड से नहीं है, बल्कि इस विशाल असंगठित सेक्टर के उस उपभोक्ता व्यवहार को बदलने से है। ये तो बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, और इसीलिए इस 7.3% के मार्केटिंग खर्च का मुख्य लक्ष्य ब्रांड अवेयरनेस पैदा करना है। ये ग्राहकों के मन में ये विश्वास जगाने का प्रयास है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड, क्वालिटी टेस्टेड फर्नीचर जिस पर वारंटी भी हो, वो स्थानीय बढ़ई के बनाए फर्नीचर से कहीं बेहतर और सुरक्षित दीर्घकालिक निवेश है। मतलब ये मार्केटिंग खर्च सीधे तौर पर उस असंगठित बाजार से मार्केट शेयर छीनने का काम कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन देखिए, जहां इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वहां जोखिम भी उतने ही बड़े होते हैं। अगर हम भविष्य के परिदृश्य की बात करें, तो संभावित निवेशकों को किन बड़े जोखिमों को लेकर सतर्क रहना चाहिए? मुख्य रूप से 2 बड़े जोखिम हैं जिन पर किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को लगातार नजर रखनी होगी। पहला कौन सा है? पहला तो वही है जिसका हमने अभी गहराई से विश्लेषण किया, कच्चे माल की कीमतों में अनिश्चित उतार चढ़ाव। पेट्रोकेमिकल की कीमतें सीधे तौर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर निर्भर करती हैं। हाँ, वो तो ग्लोबल फैक्टर हो गया। बिल्कुल। और अगर भविष्य में पॉलीऑल और टीडीआई जैसी सामग्रियों की कीमतें 160% से भी बहुत ऊपर चली जाती हैं, तो शायद सप्लाई चेन का ऑप्टिमाइजेशन भी मार्जिन को पूरी तरह से न बचा पाए। ये तो एक ऐसा बाहरी कारक है जिस पर प्रबंधन का कोई नियंत्रण नहीं है। और दूसरा बड़ा जोखिम क्या है? दूसरा जोखिम उपभोक्ता के विवेकाधीन खर्च यानी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से जुड़ा है। अब चूंकि वेकफिट केवल एक गद्दा कंपनी नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुकी है, तो उन्हें अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव का सीधा असर झेलना पड़ेगा। इसे मैं थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगी। मतलब अगर देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आती है या महंगाई दर बढ़ती है, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे में वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी करेंगे, जैसे कि एक खराब गद्दे को बदलना बहुत ज़रूरी है तो वो बदलेंगे, लेकिन एक नया आलीशान सोफ़ा या एक महंगी डाइनिंग टेबल खरीदने का फैसला वे आसानी से 6 महीने या 1 साल के लिए टाल देंगे। आपने बिल्कुल सटीक बात कही। विवेकाधीन खर्च में कमी का सीधा असर लाइफस्टाइल उत्पादों की बिक्री पर पड़ता है। गद्दे का जो कोर बिजनेस है वो फिर भी थोड़ा अधिक सुरक्षित है, लेकिन संपूर्ण होम डेस्टिनेशन बनने के बाद आर्थिक मंदी के झटके उन्हें ज्यादा जोर से महसूस होंगे। ये तो सोचने वाली बात है। और ठीक इसी जगह पर वो 9,586 मिलियन का कैश रिजर्व इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। वो नकद भंडार मंदी के उस दौर में भी कंपनी को अपने विस्तार और मार्केटिंग में आक्रामक बने रहने की ताकत देता है, जब बाकी प्रतिद्वंद्वी अपने खर्चे कम कर रहे होंगे या सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। वाओ, ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? अगर हम इस पूरे विस्तृत चर्चा का एक सार निकालें, तो तस्वीर काफी साफ और दिलचस्प नजर आती है। वेकफिट ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने मूल स्वरूप यानी सिर्फ एक गद्दा बेचने वाली छवि से बहुत आगे निकल चुका है। जी बिल्कुल। उन्होंने कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू को गहराई से समझते हुए नए लाइफस्टाइल और होम डेकोर उत्पादों को अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी में बहुत ही सफलतापूर्वक शामिल कर लिया है। और इसके साथ ही कोको स्टोर्स के एसेट लाइट मॉडल और एमबीओस के कैश एंड कैरी नियम के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाकर अपनी ओमनी चैनल उपस्थिति को बहुत ही स्मार्ट तरीके से टियर 2 शहरों में स्थापित किया है। हाँ। और उनकी जो सप्लाई चेन की तकनीक है और मजबूत सप्लायर संबंध है, वे ये सुनिश्चित करते हैं कि वे 160% तक की कच्ची सामग्री की महंगाई को भी बिना ग्राहकों खोए आसानी से संभाल सकते हैं। ये सच में एक शानदार रणनीतिक बदलाव की कहानी है। मतलब जो कंपनी कभी पूरी तरह से केवल इंटरनेट के सर्वर पर मौजूद थी, आज वो टियर 2 शहरों की सड़कों पर अपने शानदार फिजिकल स्टोर्स के साथ ग्राहकों का स्वागत कर रही है। बिल्कुल, ये डिजिटल से फिजिकल का एक बेहतरीन सफर है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये एक ऐसा गहरा सवाल छोड़ जाती है जिस पर शायद हर कारोबारी
और निवेशक को विचार करना चाहिए। वो क्या? जब हर एक सफल डिजिटल फर्स्ट ब्रांड, चाहे वो कोई भी हो, अंततः अपने विकास, विस्तार और स्थिरता के लिए फिजिकल स्टोर्स और भारी नकद भंडार पर ही निर्भर हो जाता है, तो क्या भविष्य में ई कॉमर्स बनाम पारंपरिक रिटेल की बहस ही बेमानी हो जाएगी? ये बहुत ही उम्दा और गहरा अवलोकन है। क्या ये संभव है कि अंततः पारंपरिक रिटेल ही हर बड़े ई कॉमर्स ब्रांड की आखिरी मंजिल हो? मतलब जैसे किसी भी इमारत का डिजाइन चाहे कितना भी आधुनिक और हवादार क्यों ना हो, उसे टिके रहने के लिए आखिरकार जमीन पर ही लौटना पड़ता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये गहन विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नया खोजते रहें और ऐसे ही हर विषय की गहराई में उतरते रहें।